अब हम बात करेंगे कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब से, और उनसे ये भी पूछेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो राब्तों की कहानियाँ हैं उनमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है। लेकिन ये भी पूछेंगे कि शिबली फराज साहब को जो वज़ीर इत्तलात बनाया गया, इस पर उनका क्या ख्याल है। तो ख्वाजा आसिफ साहब से बात करते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि इससे पहले कि हमको सियासी मामलात पर बातचीत करें, ये कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बदल दिया है, सब कुछ बदल गया है। आपके मामूलात ज़िंदगी में भी कोई तब्दीली आई है, या वैसे ही आप पहले की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, बड़ी जो है रेडिकल तब्दीली आई है मीर साहब। जो है ज़्यादातर मैं आजकल सियालकोट ही होता हूँ और घर पे ही गुजारता हूँ टाइम। जो है कोई मुलाकात ये आते भी हैं तो वो ज़रा डिस्टेंस मेंटेन करके मुलाकात करते हैं दोस्तों के साथ। लेकिन अच्छा है, इतनी अरसे के बाद जो है, इतने अरसे के बाद घर रहने का मौका मिला है, कोई अपना एनालिसिस करने का मौका मिला है, कोई अपने आप से बातें करने का मौका मिला है। मैं और मेरी बेगम होते हैं तो अच्छा वक्त गुजरा है। एक 30 साल की जो सियासत ने खासा मसरूफ़ रखा, तो ये ब्रेक जो है मुझे तो अच्छी लग रही है। अल्लाह करे सबको महफूज रखे इस बीमारी से, इस वबा से। लेकिन ये जो लोग कहते हैं लॉकडाउन में हम नफसियाती मरीज़ हो जाएंगे या को ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये भी एक अपने आप से अपना खुद एहतसाबी करना, अपने आप से कोई हालात के मुताबिक जो है अपने आप को ढालना, उसके लिए ये अच्छी तब्दीली है। और मेरा ख्याल है कि इस कोरोना वायरस से जब भी जान छूटेगी, अल्लाह करे जल्दी छूट जाए, दुनिया सारी जो है उसमें बहुत चेंजेस आएंगी, बिहेवियर की चेंजेस आएंगी, सोशल चेंजेस आएंगी, कारोबारी तब्दीलियाँ बेशुमार आ जाएंगी। कई चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस वक्त, वो आइंदा हो सकता है ना हो। और एक हाइजीनिक मेरा है लाइफ स्टाइल जो है वो सारी दुनिया अडॉप्ट करेगी आने वाले वक्तों में। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं कि कुछ दिनों से बड़ी बहस शुरू हो गई है। असद उमर साहब ने कुछ दावे किए हैं। वो कहते हैं जी कि 18वीं तरमीम पे हुकूमत और अपोजिशन के आपस में कोई मामलात चल रहे हैं। कुछ ख़बरें भी इस तरह की आई हैं। तो ये बताएं कि क्या नैब ऑर्डीनेंस पे या 18वीं तरमीम पे हुकूमत और अपोजिशन, ख़ास तौर पे हुकूमत और मुस्लिम लीग नून का आपस में कोई राब्ता है? मीर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये इसमें आधा जो है सच है, और वो सच भी जो है वो थोड़ा सा आजकल सस्पेंड हुआ है। 18वीं तरमीम पे तो कति तौर पे कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एब्सोल्युटली कोई, कहते हैं ना कि इंडिया भी कोई नहीं है, कोई ऐसे इशारतन भी कोई जिक्र कहीं भी नहीं हुआ। बिल्कुल 100% मैं उससे इनकार करता हूँ और ये बात गलत है। जहाँ तक नैब का ताल्लुक़ है, आज से 2 महीने कबल तक हमारे राब्ते थे हुकूमती पार्टी के, और वो मीडिया में आते भी रहे। जब मीटिंग हो रही होती थी, बार जो मीडिया के हजरात जो है वो खड़े होते थे, वो बाहर हम निकलते थे तो वो पूछते भी थे हमसे, और वो स्पीकर साहब की सरबराही में ये मीटिंग्स होती रही, और उसमें तमाम पार्टीज थी। उसमें पार्लियामेंट में जितनी पार्टीज थी वो सारी की सारी उन मुज़ाकरात में शामिल थी। और कुछ जो हैं वो एजेंडाज जो हैं या कुछ ड्राफ्ट जो हैं वो आपस में एक्सचेंज भी हुए। कुछ शिकायत के ऊपर जो है वो इत्तफाक़ राय भी हुआ, लेकिन कोई फाइनलाइज बात जो है वो नहीं हुई। और तकरीबन मेरा अपना ख्याल है कि 2 माह हो गए हैं ये सिलसिला जो है अब मुनक़ता हुआ है, और अभी इस वक्त तो कोई उसके दोबारा स्टार्ट होने का मुझे इम्कान नहीं नज़र आता। लेकिन नेगोशिएशंस हुई, सिर्फ़ और सिर्फ नैब के मतलब जो नैब ऑर्डिनेंस जो आया, जो एक्सपायर हुआ है 2-4 रोज़ कबल जो है, उसके ऊपर बातचीत हुई। उसकी जो है नोक पलक दुरुस्त करने की बात हुई। कोई हमारी रिजर्वेशंस थी, कोई पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस थी, बीच में JUIF भी थी, इवन दूसरी पार्टीज़ भी जो हैं ANP और MQM वगैरह, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया।
और ये ख़ासी देर तक, कोई तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 1 महीने तक जो है ऑफ एंड ऑन गुफ्तगू जारी रही, लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। लेकिन ये बात है, 18वीं तरमीम का तो सिरे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आप जो बात बता रहे हैं, ये 2 महीने पहले तक आप कह रहे हैं कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के मामले पे हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत चल रही थी और वो भी गैर नतीजा रही, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, आपस में हमने ड्राफ्ट भी एक्सचेंज किए। अच्छा। और उन जो गुफ्तगू थी उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत, हमारी पार्लियामेंट्री क़यादत और JUF की जो है क़यादत, और स्पीकर साहब थे, पार्लियामेंट्री अमूर के वज़ीर थे, सवाती साहब और शिबली फराज साहब थे, और इसके अलावा हाँ असद उमर साहब थे। तो ये लोग इन मुज़ाकरात में शिरकत करते रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। अगर नतीजा सामने आ गया होता तो ये जो हो सकता है इजलास बुला के तो वो ड्राफ्ट सामने रखते, ये जो एक्सपायर होने से कबल जो है इसके ऑर्डिनेंस के, और वो नहीं हुआ। अगर दोबारा कोई शुरुआत होती हैं तो वो भी सामने आ जाएंगी। पहले भी मीडिया को मालूम था, और मीडिया के हजरात, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जब मीटिंग हो रही होती थी बाहर खड़े होते थे वो, बल्कि सवाल पूछते थे हमसे कि क्या क्या बात हुई है। खाई साहब, ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम में कोई मज़ीद बेहतरी लाने की गुंजाइश है? ये मैंने बेहतरी लाने की गुंजाइश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है, ये तरकीब इसलिए इस्तेमाल किया है कि हुकूमत के बहुत से वज़रा जो हैं वो ये कहते हैं जी कि हाँ वाकई आप सही कहते हैं कि अपोजिशन के साथ इस मामले पे फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन इसमें बेहतरी लाने की गुंजाइश मौजूद है। तो क्या बेहतरी लाने की गुंजाइश के नाम पर मुस्लिम लीग नून हुकूमत के साथ बातचीत कर सकती है? देखें, ये तो मेरी पार्टी का फ़ैसला होगा। मैं तो अकेला जो है कोई मेरे फ़ैसले की या मेरी मर्ज़ी की या मेरे ओपिनियन की जो है वो कथी तौर पे कोई इनफरादी वक़्त तो कोई नहीं है। लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय आपको दूंगा। देखें, ये एक बड़ी लंबी डिलिब्रेशंस के बाद 18वीं तरमीम पास हुई। कई महीने में, अगर मुझे याद पड़ता है तो ये को 7-8 महीने ये जारी रहा, और ये ख़ासी बड़ी कमेटी थी जिसमें ये डिलिब्रेशंस हुई। और जब ये आई हाउस में तो यूनानिमसली पास हुई। इसमें जो डेवोल्यूशन का मसला था, सवाई खुद मुख्तारी का जो मसला था, जिसके मुतल्लक जो है बड़ी देर से बहस जारी थी, वो उसको मेनली डील किया गया। फाइनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको डील किया गया, और बड़े मसाइल जो हैं इसमें तकरीबन जो है सारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर इफ़ेक्ट हुआ इस तरमीम का। अब अगर इसको खोलना है तो मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन से मामलात हैं जिनकी वजह से खोलना है। मुझे कोई इल्म नहीं है इस बात का। लेकिन जब भी खोला जाए, आज या कल या परसों या तरसों या साल बाद या 2 साल बाद, एक तरमीम जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पे हुई है। उसमें फेडरेशन की तमाम इकाइयाँ जो हैं उनका जो है सपोर्ट थी, उनका वोट था, उनकी राय जो थी वो ली गई, और एक इत्तेफाक राय पैदा हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। अगर किसी स्टेज के ऊपर आज कल साल 2 साल जब भी हो, तो मेरा ख्याल है कि वफाक की तमाम इकाइयाँ जो है ना वो ऑन बोर्ड होनी चाहिए, और एक कंसेंसस के साथ ये बात होनी चाहिए। इसमें जो डिवीज़न अगर हुई या इसमें जो है इत्तेफाक राय के बग़ैर जो है 2/3 के बेसिस के ऊपर को करने की कोशिश की, मुझे ख़तरा है कि वफाक में इख्तलाफात बढ़ेंगे, फॉल्ट लाइन्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी, ज़्यादा जो है वो प्रोनाउंस्ड हो जाएंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह लाइटली ये बहस मुबासा के तौर के ऊपर इसको मौजू नहीं बनाना चाहिए। ये एक ऐसा मौजू है जो बाज़ वफाक की इकाइयाँ जो हैं हो सकता है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करें, और हो सकता है कि हुकूमत के अपने कुछ इत्तेहादी भी जो हैं वो हुकूमत के साथ इस पर इत्तफाक ना करें।
क्योंकि वो भी इस मामले में बड़ा सेंसिटिव ओपिनियन रखते हैं। अच्छा खाई साहब, ये बिल्कुल बताएं कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बताएं कि ये पार्लियामेंट का इजलास मौजूदा सूरत हाल में बुलाना कितना ज़रूरी है और किस तरह बुलाया जाए? ये फिजिकल इजलास बुलाया जाए या वर्चुअल इजलास बुलाया जाए? देखें मीर साहब, तमाम आइनी जो अदारे हैं वो सारे के सारे इस वक्त फ़िज़िकली काम कर रहे हैं। अदलिया वर्चुअल काम नहीं कर रही। दूसरी कैबिनेट जो है यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो वर्चुअल काम नहीं कर रही, वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। 150 बंदा तकरीबन जो है मुलाजमीन डाल के, ऑफिसर्स डाल के, वज़रा डाल के कैबिनेट मीटिंग में होता है। बल्कि पिछली मीटिंग में गिना था किसी ने, उन्होंने कहा जी 147 थे। हम कह रहे हैं कि 147 जो है एक छोटे से कमरे में अगर आ सकते हैं तो एक ऐसे हॉल में जिसमें 800 की कैपेसिटी है गैलरीज डाल के, उसमें अगर आप 100 बंदे से जो है इजलास कर लें तो क्यों नहीं हो सकता। तो ये मेरा ख्याल है देयर इज़ ए मेथड इन दिस मैडनेस। हुकूमत जो है वो इजलास को अवॉइड करना चाहती है, कोरोना के ऊपर बहस नहीं करना चाहती। दूसरे जो है, और ये जो ऑर्डिनेंस है, मेरी इतला है कि इस ऑर्डिनेंस को दोबारा ऑर्डिनेंस की सूरत में जो है नाफिज किया जाएगा, इसको पार्लियामेंट में नहीं लाया जाएगा। ये जो नैब का ऑर्डिनेंस जो एक्सपायर हुआ है, हुकूमत चाहती है कि इसको दोबारा लागू किया जाए। जो कंसेशंस दिए गए थे पिछले ऑर्डिनेंस में उनको दोबारा जो है लागू किया जाए या उसमें उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, लेकिन वो पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाएंगे, ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको जो है वो लागू करने की कोशिश करेंगे। ये गैर जमहूरी और गैर आइनी तरीका है और वर्चुअल इजलास की एक दफ़ा रीत पड़ गई और ये इसका कोई गुंजाइश नहीं है, ना आइन में ना रूल्स में कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, 100 तरीके हो सकते हैं अगर मर्जी हुकूमत की हो, और अगर हुकूमत ने वर्चुअल इजलास बनाने की कोशिश की और उससे बुलडोज करने की कोशिश की, उसमें वोटिंग जो है वो गलत होगी। ये आने वाले बजट के लिए भी ये एक तैयारी कर रहे हैं कि वो बजट भी वर्चुअल हो जाए। तो ये सारे का सारा जो है ना, ये बाकायदा एक सोची समझी स्कीम है या साजिश है। ये जिसके तहत जो है असेंबली को लॉकडाउन किया जा रहा है। खाई साहब, ये वर्चुअल बजट किस तरह पेश होगा? वो वर्चुअल बजट फिर वर्चुअल तरीके से मंजूर होगा? ये सवाल तो मैं भी पूछता हूँ। हाँ। ये तो सवाल मैं भी पूछता हूँ कि ये वोटिंग वर्चुअल किस तरह होगी? हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है खाई साहब, वोटिंग का जो है। मेरी जो इंटरेक्शन हुई है, मैंने सदर आरिफ अलवी से थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली का या पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में कोई हर्ज नहीं है, और उन्होंने मुझे कहा कि वर्चुअल इजलास बुलाने में काफ़ी फ़िलहाल उन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। कल अली मोहम्मद खान साहब जो वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर हैं, वो भी ये बता रहे थे कि स्पीकर साहब जो कंसल्टेशंस कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वो भी इसी तरफ जा रहे हैं। हम अगर आप चाहें तो हम उनका आपको पॉइंट ऑफ व्यू सुना भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि हम इजलास बुलाने की तरफ जा रहे हैं, सिलेक्टेड लोग जिनको बुलाया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जो बात आप कह रहे हैं, हुकूमत उन्हीं खतूत पे सोच रही है। बड़ी अच्छी बात है। मैं अगर ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है अगर गलत साबित होती है तो ये बड़ी अच्छी बात है। कल सुबह मीटिंग है, फ़ख्र इमाम साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी हुई है, मैंने उसमें शिरकत करनी है। उसमें और भी सारी पार्टीज़ के लोगों ने आना है। उसमें ये फ़ैसला जो है इस पर डिस्कशन होनी है। लेकिन जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें हुकूमती पार्टी के बेशतर अरकान ने वर्चुअल इजलास की मुखालफत की थी। लेकिन देखें, अब क्या कहूँ मैं, पार्लियामेंट के अंदर से इनको वज़ीर नहीं मिलते, वज़ीर जो है वो बाहर से लिए जाते हैं, और एक टोटल जो है पार्लियामेंट को जो है वो इररेलेवेंट करने की कोशिश की। लेकिन शिबली फराज साहब को वज़ीर इत्तलात बनाया गया है, शिबली फराज साहब को वज़ीर इत्तलात बनाया गया, वो तो सेनेट के मेंबर हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। एक गैर नुमाइंदा जो शख्सियत की जगह अगर एक नुमाइंदा शख्सियत अपॉइंट हो गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जो पहले जो खातून थी, मेरी हमसाई हैं, मेरे ज़िले से हैं, मेरे साथ वाला हल्का है उनका, जहाँ से वो नहीं इलेक्ट हुई और उनको साल 1.5 साल जो है रखा गया है। बाकी आप मीडिया के लोग हैं, आप बेहतर जानते हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी। मैं तो हमसायों का कुछ हक होता है इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो लेकिन अगर शिबली फराज को बनाया गया है तो शिबली फराज का एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस है
और अच्छा क्या बात है उसको बुलाया, बल्कि तमाम वज़रा जो हैं बग़ैर शिरकत गैर जो है उनको जो है वो महकमे उनके पास होने चाहिए। ये रिवाज जो है आपको बाहर से लोग लेने का और एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल जो है एग्जेक्टिव बनाने का और काबीना बनाने का वो दुरुस्त नहीं है। ये पार्लियामानी जमहूरियत की जो रूह है उसके ख़िलाफ़ है ये बात जो है। खाई साहब, नैब जो है वो कह रही है जी कि हम नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहते हैं। उनको नोटिस भी दिया गया, वो नहीं आए, फिर उनको एक सवालनामा भिजवाया गया, उसका जवाब नहीं आया। नैब नवाज शरीफ साहब को इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस क्यों लाना चाहती है और क्या ये मुमकिन है कि वो ले आए उनको पाकिस्तान वापस? देखें जी, वो अदालती इजाज़त से बाहर गए हुए हैं। कोई किसी एग्जेक्टिव की किसी ब्रांच ने जिसमें नैब भी शामिल है या कबीना ने या किसी ने इजाज़त नहीं दी, उनको अदालत ने जो है वो इजाज़त दी है बाहर जाने की इलाज के सिलसिले में। तो ये अदालत का जो है इस्तेकाक है। कोई शख्स या कोई अदारा जो है वो अपनी उसके ऊपर स्वाबदीद पे या अपनी विम्स के ऊपर जो है उनको बुलाना या उनको ना बुलाने का फ़ैसला नहीं कर सकती। और मेरा नहीं ख्याल कि अदालती फ़ैसला और जो हालात हैं कानूनी और मारूजी जो हालात हैं उनके तहत मियाँ साहब को वो कतई तौर पे कोई प्रोटेक्टेड हैं, वो उनका वापस आना जो है ख़ुसूसन जबकि उनका इलाज अब तो कोरोना की वजह से वो सारा कुछ ही बंद हुआ है, तो वो भी इस वक्त घर में आइसोलेशन में है। आपको पता है लंदन में कैसे हालात हैं। अल्लाह ताला वहाँ भी वबा से लोगों को, सारी दुनिया को निजात दे। तो मेरा ख्याल है कि इन हालात में ये जो एफ़र्ट है या ये जो बात है ये मुझे कतई तौर पर नामुमकिन नज़र आती है। चले, पहले तो पाकिस्तान और यूके के दरमियान फ़ज़ाई राब्ता मुअत्तल था, लेकिन अब तो फ़्लाइट शुरू हो गई हैं, तो नैब जो है शायद इसलिए उसने अब अपना मौका मीर साहब कोई फ़्लाइट नहीं शुरू हुई, वो स्पेशल फ़्लाइट्स जा रही हैं हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स हैं उनको लाने के लिए। अच्छा, जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं उनको लाने के लिए रेगुलर फ़्लाइट्स कोई नहीं जा रही हैं, अभी कोई स्टार्ट नहीं हुई रेगुलर फ़्लाइट्स जो है। ये जो हमने सारी आपके साथ गुफ्तगू की है, इन हालात में आपके साथ जो मैंने सारी गुफ्तगू की है जी, आपके साथ जो मैंने अभी सारी गुफ्तगू किया है, इसका नटशेल ये निकलता है कि 2 महीने पहले तक हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई राब्ते थे, लेकिन नैब मुस्लिम लीग नून के दरमियान नहीं, मीर साहब प्लीज जी, मुस्लिम लीग नून के दरमियान नहीं, हाँ, अपोजिशन के दरमियान, अच्छा, मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान, ये जरा थोड़ी तस्सीह कर लें। 2 महीने पहले तक हुकूमत और मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान कोई रवाबत थे, लेकिन वो सिर्फ नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बारे में बातचीत हो रही थी। 18वीं तरमीम का उस पर कोई जिक्र नहीं हुआ और 2 महीने से, यानी पिछले 2 महीने दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं हुआ और पिछले 2 महीने से आप कह रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई राब्ता नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। क्योंकि बिलावल साहब जो है उन्होंने तो बड़ा क्लियर स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर आपने 18th अमेंडमेंट के साथ छेड़छाड़ की तो फिर हमें जो है वो आपके साथ खुल्लम खुल्ला जंग करनी पड़ेगी। तो उनका भी मौक़िफ़ वाज़े हो गया, आपने भी मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े कर दिया। तो फिर अगर मौक़िफ़ अपोजिशन की 2 बड़ी पार्टियों का सामने आ गया है तो ये फिर अफसाना किधर से शुरू हुआ है कि जी 18वीं तरमीम पे हुकूमत और अपोजिशन के आपस में राब्ते हो गए हैं? देखिए, मेरे कल की जो मीटिंग थी इस कमेटी की, कोविड-19 वाली जो कमेटी है उसकी, तो उसमें मैंने हुकूमती लोगों से को पूछा है कि आपने कोई शुरुआत की है। उनमें से कोई बंदा जो है इस बात पे उन्होंने कहा जी हमें पता भी नहीं है, हमारी आपस में कोई बात नहीं हुई। वो कहते हैं हमारी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरी सीनियर लोगों से बात हुई है कल की मीटिंग में, जो PTI के वज़रा हैं, उन्होंने कहा ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये मीडिया की इख्तरा है या किसी ने बेपरकी उड़ाई है। कोई इसके ऊपर हुकूमत भी इनकारी है, अपोजिशन मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिलावल साहब ने भी कह दिया है। तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि ये गैर ज़रूरी डिस्कशन जो है पब्लिक में इस तरह की सेंसिटिव जो मौज़ूआत हैं उन पे नहीं करनी चाहिए। बहस ठीक है, बहस तमीज़ या कोई ऐसी बातें पार्लियामेंट में होती हैं, लेकिन बेमकसद और इस किस्म की चीज़ें जो थोड़ी सी हसास हों। आपको मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर सूबों की
जो उनकी खुद मुख्तारी है, माली खुद मुख्तारी और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव खुद मुख्तारी, अगर आज से 40-50 साल पहले या 60 की दहाई में या 70 की दहाई में जब हमने 1 यूनिट बनाए, पैरिटी रखी और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखा जिसमें सूबों में एलिनेशन आई, तो अगर ये पहले हो गया होता तो हो सकता है हमारा मुल्क जो है वो दो लख्त ना होता। बंगालियों के ज़हन में जो है ये एक बात ही ना आती। ये पार्टिसिपेटरी जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे फेडरेशन होगी। अगर पार्टिसिपेटरी जमहूरियत नहीं होगी, फेडरेशन जो है उसको नुकसान पहुँचेगा, उसके इत्तेहाद को नुकसान पहुँचेगा, उनमें दरारें आएंगी, उनमें फिशर्स क्रिएट होंगे। और अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो वो आइनी एक प्रोसेस है, उसको अगर आपने ऑल्टर करना है, उसमें आइन में कोई तरमीम करनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये तरमीम मैं फिर इसरार करूँगा कि जिस प्रोसेस से ये गुजरी थी तरमीम, उसी किस्म का प्रोसेस जो है जब भी कभी, अभी तो इस वक्त तो कोई नहीं है, तो वो मेरा मुतफ़िका तौर पे कंसेंसस करके तमाम अकाइयों के साथ जो है बातचीत करके उसको किया जा सकता है। जब सारा मुल्क राज़ी होगा, सारे सूबे राज़ी होंगे, तो फिर एक उसकी एक अपनी सेंक्टिटी होगी, एक अपना तकद्दुस होगा।